हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। तो गाइज़, आपका स्वागत है आज के ताज़ा तरीन लेक्चर में, जिसका नाम है लैग कल्चर। तो ये हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने हनी भी पढ़ा, सेरिकल्चर पढ़ा, अब लैग कल्चर। इसके अलावा भी बेनिफिशियल इंसेक्ट हमारे पास और हैं, जैसे कि हमने प्रेडेटर्स, पैरासाइट्स, पैरासिटॉइड्स, ये सब पेस्ट और डिसीज़ पे एप्लीकेबल हैं। तो इसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, लेकिन बेनिफिशियल जिनसे हम तुरंत पैसा कमा सकते हैं, ऐसे बेनिफिशियल इंसेक्ट हम पहले देखते हैं। और इनसे क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अगर आपने हमारा सेरिकल्चर वाला पार्ट देखा हो, तो सेरिकल्चर वाले में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन अब तक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, चाहे वो IBPS AFO हो, चाहे वो आपका नाबार्ड हो, चाहे RRB SO हो। तो ये टॉपिक कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनकी PYQ की स्ट्रेंथ से, PYQ की क्वांटिटी से ये पता लगा सकते हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है लैग कल्चर। तो बेसिकली लैग कल्चर का एक आपको ओवरव्यू दे दूँ। लैग कल्चर होता क्या है? लैग कल्चर हम एक ऐसी कीड़े की रेयरिंग करते हैं जो अपने बॉडी से रेजिन सीक्रेट करता है। अब ये रेजिन क्या होता है? तो रेजिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्लांट का एक्सक्यूड होता है। अब आपने कहा कि सर ये तो एक इंसेक्ट सीक्रेट करता है, और आप कह रहे हैं कि ये प्लांट से सीक्रेट होता है। तो सुनो मेरी बात, अब हम शुरू करते हैं। तो लैग कल्चर होता क्या है कि हम कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग करते हैं लैग रेजिन की। ये लैग रेजिन किससे आता है? नेचुरल सिक्रेशन ऑफ सर्टन इंसेक्ट्स में भी कौन? किरिया लैका। अब हमारा जो किरिया लैका है, वो इंसेक्ट अपने बॉडी से एक नेचुरल रेजिन लाइक सब्सटेंस सिक्रेट करता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लैग। अब इसी लैग को कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग करने की जो प्रोसेस है, जिसे हम लैग कल्चर बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, लैग की रेयरिंग एंड केयरिंग करना, इसको हम लैग कल्चर बोलेंगे। अब ये लैग किस चीज़ का बना होता है? अब ये लैग बना होता है रेजिन का। एक रेजिनियस सिक्रीशन होता है लैग इंसेक्ट द्वारा, ये तो हमने देख लिया। अब सबसे बड़ी बात है कि रेजिन होता क्या है। अगर आप कभी बबुल के पेड़ के पास गए हो, नीम के पेड़ के पास गए हो, तो उसमें से एक रेजिन आता है, एक गम लाइक सब्सटेंस बाहर आता है। तो उसी गम को हम कहते हैं रेजिन। इसके अलावा हम रेजिन किसे कहते हैं? रेजिन डिहाइड्रेटेड ग्रेप्स जो होते हैं, इससे भी हम रेजिन कहते हैं। लेकिन ये रेजिन और वो रेजिन अलग होते हैं। इनके स्पेलिंग में डिफरेंस है, इनके प्रोनाउंस में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनके मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब ये रेजिन किस तरह का दिखता है? बिल्कुल आपके खून की तरह। अब आपका खून तो लाल है, मेरा भी खून लाल है, नो डाउट। अब कुछ लोग कहेंगे सर, जो लड़कियाँ जो रंग बदलती है, क्या उनके खून का रंग भी लाल होता है? तो ये डिपेंड करेगा। तो लैग बेसिकली 3 चीज़ों से बना होता है। इसमें और भी चीज़ें होती है, लेकिन बेसिकली इसके 3 मेन कंपोनेंट हैं। कौन से? पहला तो आपका रेजिन है, दूसरा उसकी डाई है, तीसरा वैक्स है। ये वही वैक्स है जो आप फ्रूट की कोटिंग पर देखते हैं। आप इसको चॉकलेट पर भी देख सकते हैं, या फिर आप कॉस्मेटिक्स पे भी इस वैक्स को देख सकते हैं। कैसे? अब यहाँ तक हमने देख लिया लैग कल्चर क्या है, लैग क्या है, और रेजिन क्या है। अगर आपको रेजिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप किसी पेड़ के पास जाइए, उसको थोड़ा सा इंजरी करिए, चाहे आप अपने नेल से करिए, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से करिए। उसके अंदर से जो एक्सक्यूड बाहर आएगा, और बाहर आके जो एकदम सॉलिडिफाई हो जाएगा, उसे हम रेजिन कहेंगे। ये रेजिन हम बचपन में जब छोटे थे, बचपन में तो सभी छोटे होते हैं, लेकिन बचपन में हम उसी रेजिन का इस्तेमाल पेजेस चिपकाने के लिए करते थे। तो आई होप आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि रेजिन होता क्या है। उसके बाद बात करते हैं हमारे लैग इंसेक्ट की। हमारे लिए लैग, नो डाउट हमारे लिए लैग सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, लेकिन लैग इंसेक्ट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो हमें फ्यूचर में लैग देगा। तो लैग इंसेक्ट को समझते हैं। ये ओनली एनिमल है, केवल हम अगर देखें किंगडम एनिमल या किंगडम प्लांटी या फिर जो लोअर स्ट्रेटा है, उसमें केवल एक ही ऐसा एनिमल है जो कि रेजिन सीक्रेट करता है। तो बाकी का रेजिन कौन सीक्रेट करता है? तो बाकी के रेजिन, आपके सारे रेजिन जो है वो प्लांट द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। अब सर ये खाता क्या है? तो ये प्लांट का सैप सक करता है, इन द सेंस कि प्लांट के जो टेंडर ट्विग्स होते हैं, टेंडर ट्विग्स मतलब कि जो अभी आए शूट्स है, जो नए शूट्स है, जो एकदम टेंडर होते हैं, टेंडर यानी कि कोमल होते हैं, जो आसानी से टूट सकते हैं। अगर आप किसी भी प्लांट के टेंडर शूट्स लेंगे और आप उसको 2 हिस्सों में ब्रेक करना चाहेंगे, तो वो तुरंत हो जाते हैं। उसे हम टेंडर ट्विग्स कहते हैं।
तो ये उसके अंदर जो सैप होता है उस पर फीडिंग करते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की, तो हमारा इंडिया सबसे हाईएस्ट है, फर्स्ट नंबर के रैंक पर हमारा इंडिया है लैक प्रोडक्शन में। क्यों है? क्योंकि इसका ओरिजिन इंडिया में है। इंडिया में सारी फेवरेबल कंडीशन है लैक को प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए हम इंडियंस इसमें सबसे टॉप पर है। अब ये जो सक सैप करता है, वो सक करने के लिए उसके पास सकरिंग एंड पियर्सिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होते हैं। अब सैप को उसको सक करना है तो सकिंग तो होनी चाहिए, लेकिन पियर्सिंग क्यों? क्योंकि वो सैप उस प्लांट के ऊपर से तो बह नहीं रहा है, उसके अंदर से बह रहा है, तो उसको पियर्स करने के लिए, उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए उसको पियर्सिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं इसके टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी कार्ल लिनेस वाली बुक में जो टैक्सोनॉमी दी है, ये टैक्सोनॉमी वहीं से उठाई गई है। उसने जो क्लासिफिकेशन दिया है टैक्सोनॉमी का, उसी क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये हेमिप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। हेमिप्टेरा, अब समझते हैं हेमिप्टेरा क्यों कहते हैं इनको। हेमिप्टेरा इनके पास, अब देखो नाम में ही हेमिप्टेरा है। हेमी मतलब हाफ और टेरा का मतलब होता है विंग्स, हाफ विंग्स। इसको डायरेक्ट सेंस में ना ले, हाफ विंग का मतलब होता है इनके पास केवल आगे की जो विंग होते हैं वो काफ़ी डेवलप होते हैं, और पीछे वाली जो विंग होते हैं वो किसी ना किसी शेप में, आप कैसे शेप कह सकते हैं, या फिर किसी और ऑर्गन में मॉडिफाई हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें आपके हाउस फ्लाई की, तो हाउस फ्लाई के जो पीछे वाले विंग्स हैं वो डायरेक्शन बैलेंस करने में उसकी मदद करते हैं, उसको हम कहते हैं हाल्टर्स। ये तो हो गया आपके हाउस फ्लाई की बात। ठीक इसी तरह इसी में भी होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। इनमें कुछ और समानताएं भी होती हैं, जैसे कि हेमिप्टेरा में जो भी इंसेक्ट्स आते हैं उनमें केवल इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इन द सेंस कि देखो, कोई भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वाला इंसेक्ट जो होता है उसके लाइफ में 4 स्टेजेस होती है। 4 स्टेजेस कौन सी? एग्स, उसके बाद लार्वा, उसके बाद प्यूपा और अडल्ट। लेकिन हमारा जो इलाक इंसेक्ट है इसमें केवल आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। कौन सी? आपका एग्स, उसके बाद न्यूम्प और उसका अडल्ट। चलो अब समझते हैं कि नीम्प और अडल्ट में, एग्स, नीम्प और अडल्ट के बारे में समझते हैं। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन इसके टैक्सोनॉमी पहले पूरा कर ले। इसकी फैमिली जो है कैरिडी। अब इसकी फैमिली कैरिडी क्यों है? तो देखो, डॉक्टर जेम्स कैरिडी जब पहली बार इंडिया आए थे तो उन्होंने हमारे यहाँ लैक की खेती देखी, लैक का कल्टीवेशन देखा, और उन्होंने ये दावा किया कि मैंने लैक को खोज लिया है। अब ये तो अंग्रेज़ है भाई, जो ये कहेंगे वही सच होगा। तो इन्होंने कहा कि हमने खोज लिया है, तो उसी के नाम पर इसकी फैमिली का नाम दे दिया कैरिडी। अब इसके नाम से ही नीचे आ गए हम, तो इसका नाम पड़ गया कैरिया लैका। इसके अलावा इसका एक और साइंटिफिक नेम है, वो कौन सा है? इसका एक और साइंटिफिक नाम है लैसिफेरा लैका। दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही इंसान के नाम है। अगर मैं कहूँ आपको घर वाले क्या बुलाते हैं, चिंटू, पिंटू, बबलू, लेकिन आपका स्कूल में क्या नाम है, कमल, हर्षल, निर्मल, तो ऐसे नाम है, तो बस दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। इसलिए कैरिया और लैसिफेरा लैका में कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी स्पेसीज जो है ऑफकोर्स लैका होगी, क्योंकि नाम ही कैरिया लैका है ना, तो स्पेसीज लैका ही होंगी। तो ये तो हमने बात कर ली उसकी टैक्सोनॉमी की। अब आगे, अब इसके लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं। इसकी लाइफ साइकिल, जैसा कि मैंने बताया, इसकी लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस से गुजरती है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इन द सेंस कि इसमें केवल 3 स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस कौन सी? एग्स, निम्फ एंड अडल्ट। तो शुरू करते हैं एग्स से। एग्स लगभग एक अडल्ट फीमेल जो होती है 200 से 1000 एग्स ले करती है आफ्टर मीटिंग। जब मेल और फीमेल मीटिंग करेंगे, जब कॉपुलेशन करेंगे, तो उसकी लाइफ साइकिल में वो 200 से 1000, मतलब पूरी लाइफ साइकिल में। अब हमने हनीबी में देखा था, हनीबी कितने एग्स ले करती है उसके पर डे के हिसाब से लगभग वो 2000 एग्स। ये तो बहुत बड़ा नंबर हुआ, बहुत बड़ी क्वांटिटी हुई, लेकिन ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल में केवल 200 से 1000 के बीच में एग्स दे सकते हैं। अब
बात करते हैं हम सेरिकल्चर की, तो सिल्कवर्म में कितना था? सिल्कवर्म में यही रेशो था 200 से 300, बहुत ज़्यादा रेशो नहीं था। सिल्कवर्म भी अपनी लाइफ साइकिल में इतना ही कर पाता है। लेकिन फेकंडिटी यानी कि एग लेइंग जो कैपेसिटी होती है वो हनी बी में सबसे हाईएस्ट होती है। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे हाई फेकंडिटी किसकी है? तो हनी बी की है, वो भी उसमें भी क्वीन बी। अब जैसे ही एग्स फीमेल ले करती है, एग्स ले मतलब कि वो अपने अंडे जब देती है उसके तुरंत 2 से 8 घंटे तक इसकी एग की हैचिंग हो जाती है। हैचिंग, अब समझते हैं हैचिंग। देखो हैचिंग एक ऐसी टर्म है जिसमें जो निम्फ है वो एग से बाहर आ जाते हैं। तो एग से बाहर आने की जो प्रोसेस है निम्फ की या फिर उस ऑर्गेनिज्म की जो प्रोसेस है एग से बाहर आने की, इसे हम हैचिंग कहते हैं। लैक इंसेक्ट की जो फीमेल है वो कुछ सूटेबल पोजीशन ढूंढती है अपने एग्स देने के लिए, अपने अंडे देने के लिए एक सूटेबल पोजीशन ढूंढ ली। तो वो सूटेबल पोजीशन कौन सी होगी? तो ट्विग्स एंड ब्रांचेस। अब ट्विग्स एंड ब्रांचेस पर ही क्यों? क्योंकि जब ही इसका निम्फ इमर्ज होता है तो उसके पास प्रॉपर वॉकिंग के लिए अपने लेग्स नहीं होते हैं। लेग्स होते भी तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, शॉर्ट फॉर्म इन द बहुत स्टाउट होते हैं। इसलिए वो जहाँ पैदा होते हैं वहीं से तुरंत सेल सक करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि उनको जन्म लेने के तुरंत बाद, हैचिंग के तुरंत बाद खाना प्रोवाइड किया जाए। तो खाना प्रोवाइड अगर वो बहुत दूर तक चल के जाएंगे, मतलब मान के चलो कि उसने एग सॉइल में दे दिए, तो उनको पूरा ट्रंक चढ़ के ट्विग्स तक जाना होगा, यानी कि पूरा जो ट्री का ट्रंक है उसको पार करना होगा, ब्रांचेस को क्रॉस करना होगा, फिर जाके हमारे ट्विग्स आएंगे। लेकिन अगर यही एक ब्रांचेस पर दे दिए जाए या फिर ट्विग्स पर दे दी जाए तो ये आसानी होती है निम्स के लिए कि वो हैचिंग के तुरंत बाद अपना खाना खा सके। उनका कलर कैसा होता है? एक्स की बात कर रहा हूँ। एक्स का कलर होता है रेड क्रिम्सन। अब रेड क्रिम्सन कलर आपको आगे भी देखने को मिलेगा कि रेड क्रिम्सन एक्चुअली में दिखता कैसे है। तो ये देखो रेड क्रिम्सन कलर का जो ये इंसेक्ट है, इसके ऊपर ठीक जो ये रेड दिख रहा है आपको, ये रेड क्रिम्सन कलर का इंसेक्ट है। ठीक इसी कलर के एग्स होते हैं। अब मुझे इसके एग्स की प्रॉपर फोटोग्राफ नहीं मिली, मैंने इसलिए सफ़ेद डाल दिए। अब बात करते हैं इनकी निम्स की। तो ये निम्स इनकी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। क्यों? अब देखिए जो निम्फ होते हैं वो एग से बाहर आ गए, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा हमने उस प्रोसेस को हमने कहा हैचिंग। हैचिंग के बाद क्या होता है? जब वो जैसे ही वो सेल सैप सक करना शुरू कर देते हैं उनको सेवरल निम्फल स्टेजेस से गुजरना होता है। अब निम्फल स्टेजेस कितने निम्फल स्टेज से गुजरना होता है? लगभग उनको 3 बार। अब इसको थोड़ा डायग्राम समझते हैं कैसे। ये हमारा एग्स था, इसमें से एक छोटा सा निम्फ बाहर आ गया जिसके आगे सर है, उसका सकिंग एंड पियर्सिंग माउथ पार्ट वाला माउथ है। उसके बाद ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया, उसके बाद ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया, उसके बाद ये बन जाएगा हमारा अडल्ट। सही बात। अब निम्फ और अडल्ट, ये हेमिप्टेरा में ये खूबी होती है, खासियत होती है, ये खूबसूरती होती है ना कि उसके निम्फ जो है ये माइन्यूचर अडल्ट की तरह दिखते हैं। मतलब आप ये इंसेक्ट देख रहे होंगे जो कि एक अडल्ट है, अभी आप एक निम्फ देख रहे होंगे, लगभग दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, बस उनके साइज़ में डिफरेंस होता है। निम्फ बहुत छोटा होता है, अडल्ट साइज़ में बहुत बड़ा होता है। यही इस किंगडम की कह सकते हैं या फिर इस ऑर्डर की खूबी है। अब निम्फ जब पैदा होते हैं, जब वो खाना शुरू कर देते हैं, उनको सेवरल निम्फल स्टेजेस से गुजरना होता है। लगभग वो 3 निम्फल स्टेजेस अपने कंप्लीट कर देते हैं, 3 इंस्टाज कंप्लीट कर देते हैं। अब बात आती है इंस्टाज क्या होते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना इंस्टाज क्या होते हैं। अब जब एक से पहली बार निम्फ बाहर आ गया तो ये होगी पहली इंस्टा, मतलब पहली स्टेज। इंस्टा को हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं एक स्टेज होती है, ये पहली इंस्टा हो गई। अब उसके बाद मोल्टिंग होगी उसकी। मोल्टिंग, अब आपने कभी भी सांप की जो कात होती है, अगर सांप की कात देखी हो तो आप समझ सकते हैं कि मोल्टिंग होती क्या है। मतलब कि ऊपर की स्किन जो होती है वो शेड हो जाती है और अंदर से एक इंसेक्ट निकलता है। मतलब कि उसके पास भी स्किन है, ये अलग से स्किन थी, इसको शेड कर दिया और इंसेक्ट ने अपना जैसे आकार बढ़ा दिया, ऊपर की स्किन शेड हो गई और अंदर से एक अलग इंस्टा बाहर आ गई। अब फर्स्ट इंस्टा अपनी स्किन शेड करेगी, सेकंड वाले में जाएगी, सेकंड वाले अपनी शेड करेगी, थर्ड वाले में जाएगी, और जब थर्ड इंस्टा इसकी कंप्लीट होगी तो ये बनेगा अडल्ट। अब इसकी जो फर्स्ट इंस्टा ये वाली स्टेज होती है,
इसको हम एक स्पेशल टर्म इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कहते हैं क्राउलर। जैसा कि मैंने पहले बताया, इनके पास लेग्स की कमी होने के कारण ये चल नहीं पाते हैं, तो ये क्राउल करते हैं। क्राउल मतलब क्या करते हैं? रेंगते हैं। तो जो भी रेंगते हैं, जैसे कि जब वो रेंगते हैं तो उनको हम क्राउलर कहते हैं। अब देखो, ये तो हो गए फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज के लिए कोई बढ़िया से नाम नहीं है, लेकिन थर्ड स्टेज से जब वो नीम से अडल्ट बनता है। अब नीम से अडल्ट कैसे बनता है ये हम कैसे देख सकते हैं? जब ये थर्ड स्टेज अडल्ट में कन्वर्ट होगी तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्वार्मिंग। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। हमने स्वार्मिंग कहाँ देखा था? हमने एक बार इससे पहले स्वार्मिंग देखा था हनी बी में, राइट? हनी बी में हमने स्वार्मिंग देखा। उसमें स्वार्मिंग की क्या कंसेप्ट थी? उसमें स्वार्मिंग की कंसेप्ट ये थी कि जो क्वीन है, जो नई क्वीन है या फिर ओल्ड क्वीन है, अब प्राइमरी स्वार्मिंग है या फिर नॉर्मल स्वार्मिंग है। अगर हमारी नॉर्मल स्वार्मिंग है तो उसमें जो नई क्वीन है वो कुछ वर्कर को लेकर और कुछ ड्रोन्स को लेकर वो एक नेपचुरल फ्लाइट भरेगी, एक अपना नया अलग से छत्ता बनाएगी, एक अपना नया घर संसार शुरुआत करेगी। इसको हम कहते हैं स्वार्मिंग। और प्राइमरी स्वार्मिंग में बस ओल्ड क्वीन जब अपना छत्ता ट्रांसफ़र करेगी एक जगह से दूसरी जगह, नया घर बनाएंगी, नई क्वीन को अपना पुराना छत्ता दे देगी, अपना पूरा साम्राज्य नई क्वीन को दे देगी, तो हम इसमें कहेंगे प्राइमरी स्वार्मिंग। अब ठीक यही बात, मतलब कि उन्होंने उस जगह उन्होंने अपनी एक नई कॉलोनी बसाई, तो इस बात को हम वहाँ पर स्वार्मिंग कहते हैं। अब उस स्वार्मिंग में और इस स्वार्मिंग में डिफरेंस है। जब अडल्ट नीम से जब अडल्ट बनता है तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्वार्मिंग। तो ये बात याद रखना, वहाँ पे स्वार्मिंग अलग है, यहाँ पर स्वार्मिंग अलग है। दोनों के नाम, टर्म, कंसेप्ट एक ही है, लेकिन स्वार्मिंग की जो दोनों में डेफिनेशन दी गई है, मतलब कि टू द पॉइंट ऑफ व्यू विथ लैक इंसेक्ट एंड टू द पॉइंट ऑफ व्यू हनी बी, इनमें स्वार्मिंग के जो कंसेप्ट है वो अलग अलग है। अब हमने कहा कि कितने बार मोल्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया वो 3 बार मोल्ट होते हैं। मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया था 1 2 3 बार मोल्ट हुए, और उसके बाद हमारा ये जो थर्ड इंस्टा है ये बनेगी हमारे अडल्ट, जबकि हमारे थर्ड लार्वल, सॉरी यहाँ पर लार्वल हो गया है, यहाँ पर थर्ड निम्फल इंस्टा जो है वो हमारी कन्वर्ट होगी अडल्ट में। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? स्वार्मिंग कहेंगे। तो अब हमारा एक से निम्फ आ चुका है, निम्फ ने अपनी 30 इंस्टास कंप्लीट कर ली है, तीसरी इंस्टा के बाद अब वो बना है अडल्ट। अब इस अडल्ट के लाइफ के बारे में जानते हैं। तो अडल्ट की लाइफ कैसी होती है? तो अडल्ट मेल जैसे ही इमर्ज हो जाते हैं वो तुरंत अपनी सेल से निकलते हैं। अब देखो, सेल क्या चीज़ होती है? अब मैंने बताया कि आपको एक लाइक इंसेक्ट रेजिन सीक्रेट करता है। अब मान के चलिए एक नीम्फ है और एक रेजिन सीक्रेट कर रहा है। अब होता क्या है, रेजिन की जो ग्लैंड होती है उसके पूरे शरीर पर ऐसी फैली हुई होती है, ठीक। अब पूरे शरीर में लैक होने की वजह से, पूरे शरीर के ऊपर ग्लैंड होने की वजह से लैक जो है उसका पूरी बॉडी कवर कर लेता है, ठीक बात। अब ये इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह बन जाता है। लेकिन अगर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह बन जाए तो इसकी जो मूवमेंट है, इसका जो बढ़ना है, इसकी जो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने की स्टेजेस है वो तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो इसी रेस्ट्रिक्शन को दूर करने के लिए इस सेल के आगे एक कमज़ोर एरिया होता है जिसको तोड़ के ये अडल्ट मेल जो है बाहर निकलता है, ठीक। अब वो अडल्ट मेल बाहर निकल गया। अब वो तुरंत बाहर निकलते ही क्या करता है, वो सबसे पहले जाता है फीमेल को ढूंढने कि भाई फीमेल सेल कहाँ है। फीमेल सेल जहाँ पर फीमेल अपने पूरे बॉडी पर लैक चढ़ाई हुई है, पूरा रेजिन चढ़ाई हुई है, तो फीमेल सेल को ढूंढता है। उसके बाद जब उसने फीमेल सेल सक्सेसफुली ढूंढ ली तो वो क्या करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, दे मीटिंग करते हैं। उसके बाद उसका जो मेल है वो मर जाता है, मेल मर गया। लेकिन फीमेल के पास अभी भी कुछ काम बचा हुआ है। क्या काम बचा हुआ है? फीमेल को एग्स देने हैं, अभी भी उसको अंडे देने हैं। तो वो अंडे कहाँ देगी? ट्विग्स और ब्रांचेस में। ट्विग्स और ब्रांचेस में अंडे देते देते वो अपना लैक सिक्रेशन करना नहीं भूलती, यानी कि अनटिल द एंड ऑफ हिज लाइफ फीमेल सीक्रेट लैक फ्रॉम हिज डर्मल ग्लैंड्स। तो ये तो है हमारे अडल्ट की बात। अब आते हैं लैक प्रोडक्शन पे। एक्चुअल लैक प्रोडक्शन होता कैसे है? तो देखिए, लैक प्रोडक्शन जो होता है वो मेनली नीम्फ स्टेज करती है, ना कि आपके अडल्ट स्टेज। एक तो उसके रेस्टिंग, मतलब कि एक तो उसकी डायपॉज स्टेज हो गई, मतलब कि वो उसमें कुछ काम ही नहीं करता।
अब निम्फ जो भी करना है वो निम्फल स्टेज को करना है, और अडल्ट का खाली काम है मेटिंग और एग लेइंग। तो इसमें जो भी लैक प्रोडक्शन करेंगे, जो भी आपकी इकोनॉमिक स्टेज होंगी, जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाली स्टेज होगी, वो आपकी निम्फल स्टेज होंगी। तो निम्फ क्या करते हैं, निम्फ सबसे पहले सेल सैप सक करेंगे, नो डाउट उनका वो खाना है, उनको खाना ही पड़ेगा। कहाँ से करेंगे, जो टेंडर ट्विग्स होती है हमारी वहाँ से करेंगे। उसके बाद लैक सिक्रीट करेंगे। उनके शरीर के ऊपर डर्मल ग्लैंड्स होती हैं पूरे शरीर के ऊपर, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर डर्मल ग्लैंड नहीं होती है। तो 3 जगह कौन सी है, सबसे पहले उसका माउथ है, उसके माउथ में डर्मल ग्लैंड नहीं होती है। अगर माउथ में डर्मल ग्लैंड हो तो खाना कैसे खाएगा, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो इसीलिए उसके माउथ में डर्मल ग्लैंड नहीं होती। दूसरा, उसकी जो आइज़ होती हैं, आइज़ के अंदर भी डर्मल ग्लैंड नहीं होती है। और तीसरा, उसकी जो एनस होती है, एनस में भी डर्मल ग्लैंड नहीं होती है। 3 जगह अगर हमने छोड़ दी तो उसकी पूरे बॉडी पर डर्मल ग्लैंड्स होती हैं। उसके बाद उनकी जो फीमेल है सबसे ज़्यादा लैक प्रोड्यूस करती हैं। अब फीमेल क्यों ज़्यादा लैक प्रोड्यूस करती है मेल के मुकाबले, तो देखिए फीमेल के 2 कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो ज़्यादा लैक प्रोड्यूस करती है। एक, उसका साइज जो है वो मेल से ज़्यादा होता है, एज़ कम्पेयर टू मेल फीमेल का साइज बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, वो जब निम्फल स्टेज में होती है, निम्फल स्टेज से वो जब लैक सिक्रेट करना शुरू कर देती है अनटिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, जब तक उसकी लाइफ एंड नहीं हो जाती तब तक वो लैक सिक्रेट करती हैं, पूरी शिद्दत से वो अपना काम करती है, इसलिए वो चीफ प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो आपको जब भी एग्जाम में सवाल आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ लैक, एग्स, निम्फ्स, फीमेल, मेल, तो आंखें बंद करके आपको आंसर लगाना है कि फीमेल आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ लैक। वो लैक कब तक सिक्रेट करती है, जब तक उसके लाइफ का एंड नहीं हो जाता, दी एंड, जब तक उसके लाइफ के पिक्चर पर दी एंड नहीं लग जाता तब तक वो अपना सेल सैप सिक्रेट करती रहती है। सॉरी, सेल सैप नहीं, लैक सिक्रेट करती रहती है। उसके बाद लैक कहाँ का प्रोडक्शन है, डर्मल ग्लैंड्स। डर्मल ग्लैंड्स हमने देखा वो उसकी पूरी बॉडी को कवर कर रहे होते हैं, उसकी पूरी बॉडी पर डर्मल ग्लैंड्स की कवरिंग होती है, वहाँ से वो अपना रेजिन जो है, अपना लैक जो है वो सिक्रेट करती रहती है। अब देखो लैक सिक्रेट करने की प्रोसेस में होता क्या है, लैक जो है एक गमी सब्सटेंस होता है, एकदम स्टिकी सब्सटेंस होता है। वो तो जब इंसेक्ट की बॉडी के अंदर रहता है वो होता तो लिक्विड में ही है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। अब आपको अगर कोई गीले सीमेंट में डाल दे और जब वो सीमेंट एकदम सूख जाए और उसमें आपको फंसना पड़े तो क्या होगा आपके साथ, वो ठीक वही चीज़ होती है जब ये इंसेक्ट लैक में फंसता है। अब इनमें होता क्या है, ये अपने कुछ बॉडी पार्ट्स गवा देते हैं, जैसे कि पहला तो उनके एंटेना को उनको गंवाना पड़ता है। दूसरा उनके लेग्स, तीसरा उनके विंग्स। अब देखो जैसे कि मैंने कहा निम्फ एक माइन्यूचर अडल्ट होता है, मतलब कि अडल्ट का ये एक छोटा सा फॉर्म होता है, साइज में भले ही अडल्ट बड़ा हो, निम्फ भले ही छोटा हो, लेकिन उनके शेप में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो इसकी वजह से जब भी ये निम्फ होते हैं तो निम्फ की स्टेज में इनको ना ही एंटेना हम इनकी लाइफ साइकिल में ना ही एंटेना देख सकते हैं, ना ही उनके लेग्स देख सकते हैं, ना ही उनके विंग्स, क्योंकि अगर पूरी बॉडी लैक से कवर है तो कैसे देख पाएंगे, कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं बनती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो अपने लाइफ साइकिल में क्या क्या लूज़ कर देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें अपने लाइफ साइकिल के दौरान वो लूज़ कर देते हैं, लेकिन जैसे वो अडल्ट बनते हैं तो ये तीनों चीज़ें रीअपेयर होना स्टार्ट हो जाती हैं। हालांकि हम इंसानों में अगर हमारे हाथ पाँव कट जाए तो दोबारा रीजनरेट नहीं होते, लेकिन इंसानों के पास अगर ये एबिलिटी नहीं हुई तो कम से कम इंसेक्ट के पास तो है। जैसे कि आपने देखा होगा जो छिपकली उसकी पूंछ रीजनरेट हो जाती है, उसी तरह इसके एंटेना, लेग्स एंड विंग्स रीजनरेट हो जाते हैं। तो ये देखा हमने लैक प्रोडक्शन के बारे में। अब समझते हैं लैक के कंपोजिशन के बारे में। लैक का कंपोजिशन इन द सेंस कि उसमें क्या क्या मेजर कंपोनेंट होते हैं। अब देखो लैक में मेजर कंपोनेंट्स में शेलैक जो होता है, अब देखो शेलैक उसका सबसे मेन कंपोनेंट जो हमको चाहिए वो उसमें होता है शेलैक। शेलैक 70 से 80% होता है। रेजिन जो गमी सब्सटेंस होता है वो लगभग 5 से 10%। पिगमेंट, अब देखो उसमें एक रेड कलर का, क्रिम्सन रेड कलर का पिगमेंट होता है, तो जिसको हम डीप रेड भी कह सकते हैं, एकदम डीप रेड कलर का जो पिगमेंट होता है
लगभग 1 से 2% होता है, जिससे हम एक रेड इंक तैयार कर सकते हैं। उसके बाद 4 से 8% तक वैक्स होता है। यही वैक्स जो आप कॉस्मेटिक्स में देखते हैं, किसी भी अगर आप दवाई देखें, कोई भी ड्रग देखें, जो मेडिकल वाली ड्रग, जो आप दवाई लेते हैं बीमार पड़ने के बाद, वो वाली दवाई, ड्रग्स के ऊपर एक छोटी सी कवरिंग, जब भी आपने पैरासीटामोल देखी होगी तो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। आप उसको अगर अंदर से तोड़े तो अंदर तो थोड़ी सी पाउडर टाइप निकलता है, लेकिन ड्रग्स के ऊपर जो कवरिंग होती है वो लैक के वैक्स की होती है। उसके बाद उसमें मॉइस्चर भी होगा, लगभग 5 से 10%। इम्प्योरिटीज़ होंगी, लेकिन 1% से कम ही होगी। अब इम्प्योरिटीज़ किस में नहीं होती? तो सब चीज़ों में होती है। आपका जो डेटॉल है लगभग 99.99% कीटाणु मारता है। आपका हार्पिक भी लगभग 99.9 कीटाणु मारता है। कुछ ना कुछ तो बच ही जाता होगा, तो ठीक इसी तरह इसमें भी इम्प्योरिटीज़ बच ही जाती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लैक के बारे में। अब सबसे लैक प्रोडक्शन में सबसे ज़रूरी ये समझना है कि उसके टाइप्स ऑफ लैक क्या होते हैं, क्योंकि इसी पर से क्वेश्चन बन पाते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ज़रूर बनेगा। जैसे कि फीमेल इज अ चीफ प्रोड्यूसर ऑफ लैक, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि अब तक IBPS ने इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया, इस पर बहुत दिनों से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये देखा गया है कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया तब तक GPP का कोई नामो निशान नहीं था, तब तक कोई क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन एक साथ एकदम IBPS ने 5 क्वेश्चन डाल दिए माइक्रो प्रोपगेशन के ऊपर, तो किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ लैक के बारे में। तो सबसे पहले स्टिकी लैक। इसको स्टिकी लैक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखो, ये एक स्टिक पे लगा हुआ है। स्टिक यानी कि एक छोटी सी लकड़ी पे लगा हुआ है, इसलिए हम इसको स्टिकी लैक बोलते हैं। अब बटन लैक, इसका शेप बटन की तरह होता है, एक स्मॉल केक की तरह होता है, इसलिए बटन लैक। सीड लैक को हम ग्रेन लैक भी बोलते हैं, इसका कलर ये इसके क्रिस्टल होने की वजह से इसको हम सीड लैक बोलते हैं। शेलैक जो होता है सबसे फाइनेस्ट सब्सटेंस होता है, इसलिए हम इसको शेलैक बोलते हैं। अब इसको डीप में समझते हैं। देखो स्टिकी लैक को क्रूड लैक भी बोलते हैं। अब क्रूड लैक क्यों बोलते हैं? क्रूड लैक हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा रॉ लैक है, रॉ लैक, इसके लिए हम इसको क्रूड लैक बोलते हैं। इसको हम प्रोसेसिंग करके आगे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे कि आपका शेलैक हो गया, आपकी जो कोटिंग हो गई फार्मास्यूटिकल्स में इसका इस्तेमाल हो गया, फूड ग्लेजिंग हो गया, आपके डेकोरेटिंग आइटम्स हो गए, आपकी इंक्स हो गई, पॉलिशेस हो गई, ये सब हम लैक से बनाएंगे। तो इसके लिए हमें रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है वो स्टिकी लैक करता है। अब क्रूड लैक को समझते हैं। इसको क्रूड लैक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से सारे प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ये एक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल यानी कि क्रूड मटेरियल है। जैसे कि हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है? एकदम अभी अभी ज़मीन से निकला हुआ तेल, जिसको प्रोसेस करके हम डीजल, ऑयल, पेट्रोल, गैसोलीन या फिर बाकी की जो भी चीज़ें हैं उसको बना सकते हैं, तो इसलिए उसको क्रूड लैक कहते हैं। उसके बाद स्क्रैप्ड लैक। तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इसको हम स्क्रैप्ड लैक कहेंगे? ये लैक है, इसकी हार्वेस्टिंग की जो प्रोसेस है, तो इसको ट्विग से कैसे निकाला जाता है? इसको स्क्रैप करके, यानी कि इसको स्क्रैपिंग के द्वारा इसको छील के हम निकालते हैं, इसके लिए हम इसको स्क्रैप्ड लैक भी बोलते हैं। अब इसमें कितना मॉइस्चर होता है? लगभग 4% इसमें मॉइस्चर होता है। इसका कलर कैसा होता है? डीप रेड टू ब्राउन इसका कलर होता है। ये दिख रहे हैं आप, डीप रेड टू ब्राउन इसका कलर है। अब इसमें रेजिनियस कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हमने शुरू से पहली स्लाइड में देखा कि 3 मेन चीज़ें होती हैं। आपका शेलैक जो है उसमें भी रेजिन होता है, जो कि मेन कंपोनेंट होता है। ऐसा उसके बाद कुछ अलग अलग प्रकार के रेजिन्स होते हैं, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में दिखाए थे। अब देखो, उसमें रेजिनियस कंपाउंड होंगे, प्लस कुछ वैक्सेस होंगे, वैक्स ज़रूर होंगे, पिगमेंट्स, डीप रेड कलर के जो पिगमेंट होते हैं उनको हम, जिससे हम इंक बनाते हैं, वो पिगमेंट्स भी होते हैं, और कुछ इम्प्योरिटीज़, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो ये तो हुआ स्टिक लैक के बारे में। अब समझते हैं इसके प्रोडक्ट। जब हम इसको प्रोसेस करेंगे तो इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे। तो देखो, बात करते हैं सबसे पहले शेलैक की। अब शेलैक एक प्रोसेसर प्रोडक्ट है, किसका? स्टिक लैक का। स्टिक लैक का क्यों है? क्योंकि एक क्रूड लैक है, एक रॉ लैक है, जिससे हम आगे की प्रोडक्ट बनाएंगे। अब शेलैक बनेगा कैसे? सबसे पहले हम स्टिकी लैक को वॉश करेंगे। वॉश करने से पहले हम उसको स्क्रैप करेंगे। स्क्रैप करके उसको निकाल दिया हमने, स्क्रैपिंग प्रोसेस हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद हमने वॉशिंग कर ली, उसको थ्रोली वॉश कर दिया। वॉश के बाद हमने उसको हीट किया, उसको हमने एक प्रॉपर
टेम्परेचर पे हीट किया, उसके बाद उसको फिल्टर किया, हीटिंग करने के बाद फिल्टर। अब फिल्टर क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो इम्प्योरिटीज़ है उसको भी तो बाहर करना होगा, क्योंकि हमको जो प्रोसेस प्रोडक्ट चाहिए, जो फाइन प्रोडक्ट चाहिए, उसमें इम्प्योरिटीज़ की कोई जगह नहीं है। तो इसके लिए हमने उसको फिल्टर कर दिया। बाकी के क्या अदर कंपोनेंट भी हमने निकाल दिए, बाकी कंपोनेंट निकाल दिया। अब हमको हमारे पास प्योर शेलैक है। अब शेलैक जो है एक वर्सटाइल नेचुरल रेजिन है। वर्सटाइल कैसे है? अब ये आपके बहुत सारी जगह इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ जहाँ लैक की अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ सारी जगह शेलैक इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ? अब लैकवेयर वो चीज़ें होती हैं जो लैक से बनाई जाती हैं, उनको हम कहते हैं लैकवेयर। अब लैकवेयर से, अगर आपने RRR मूवी देखी होगी तो उसमें जो भीम है, जो छोटा बैंगल बनाता है, जो अपनी कलाकारी दिखाता है बैंगल के लिए, वो बैंगल किस चीज़ का होता है? वो लैक का बैंगल होता है। तो जैसे कि लैकवेयर जैसी चीज़ें हो गई। डेकोरेटिव आइटम्स, जो घर में भी जो लगने वाले डेकोरेटिव आइटम्स हैं, जैसे कि आपका फुलदान हो गया। लैक के फुलदान बहुत बढ़िया आते हैं। उसके बाद फूड ग्लेज, अगर आपने सिल्वर पेपर देखा होगा जो मिठाई के ऊपर लपटा होता है, ठीक उसी तरह फूड ग्लेज देने के लिए, फूड को एक रेड कलर देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके जो रेड पिगमेंट होते हैं वो एडिबल पिगमेंट होते हैं। तो फूड को ग्लेजिंग देने के लिए। उसके बाद कोटिंग, जो आपने जेम्स खाए होंगे, अगर आपने कभी वो पैंडा वाले जेम्स खाए होंगे तो आपको पता हो, जो उसके ऊपर जो कोटिंग आती है वो हमारे लैक की बनी होती है। अब पिल्स, आप जो भी दवाई खाते हैं, जो भी, जैसे कि आपने पैरासीटामोल खा लिया या फिर बाकी की जो भी दवाई आपने खा ली, तो उसकी जो ऊपर जो कवरिंग होती है वो लैक की होती है। फ्रूट्स पर जो वैक्स की कोटिंग होती है। अब फ्रूट्स पर वैक्स की कोटिंग कैसे होते हैं? अब आप जब भी कभी मार्केट जाइएगा, एक सेब लेते आइए और उस पर हल्का सा किसी रेज़र से, किसी चाकू से उसको ऊपर से छीलने की कोशिश करेगा। एकदम धीरे 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 आपको दिखेगा एक वैक्स की एक पतली सी लेयर निकल के आ रही है। तो ये वैक्स कहाँ से होता है? वो तो एक तो हनीबी से होता है या फिर हमारे लैक वाले कंपोनेंट से होता है। अब फार्मास्यूटिकल्स, अब बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि लैक जिनमें बेसिक प्रोडक्ट होता है, एज अ बेस लैक को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। आपके कॉस्मेटिक्स हो गए। अब कॉस्मेटिक्स, आपकी जो लड़कियों की जो लिपस्टिक है, लिपस्टिक इतनी चिपचिपी क्यों होती है? केवल लैक उसमें प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से। अब आपने रेड के जितने भी शेड्स देखे होंगे लिपस्टिक में, वो सारे लैक की डाई से आते हैं। उसके बाद जो फाउंडेशन क्रीम होती है लड़कियों की, वो भी लैक से बनती है। अब लड़के जो हिमानी फेयर एंड हैंडसम की जो क्रीम इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर आप कंटेंट देखेंगे तो उसमें भी आपके लैक का कहीं ना कहीं जिक्र है। उसके बाद फिनिश, अगर आपने कभी देखा होगा फर्नीचर बनते हुए, अगर आपके घर में तो नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके घर में एक पॉलिशिंग फिनिशिंग वाला एक फर्नीचर आता है। तो फिनिशिंग वाले फर्नीचर में भी लैक का इस्तेमाल होता है। पॉलिशेस, अब आपने कभी वुडन जो कारीगर हैं, जो लकड़ी से जो चीज़ें बनाते हैं, तो उस चीज़ों पर अगर आपने एक पॉलिशिंग देखी होगी, वो बहुत ज़्यादा चमकते हैं। तो वो किसकी वजह से चमकते हैं? वो लैक की वजह से चमकते हैं। इंक्स, जो भी रेड इंक आती है, अब रेड इंक कहाँ इस्तेमाल की जाती है? ये बड़े बड़े गवर्नमेंट के दफ्तरों में इस्तेमाल की जाती है, जहाँ बहुत सेंसिटिव काम होते हैं, वहाँ पर रेड इंक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बाइंडर्स, ये बाइंडर्स पेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो भी आप, अगर आपने घर को पेंट कर दिया और मान के चलिए बारिश आ गई और सारा पेंट धुल गया, तो उस पेंट का कोई मतलब नहीं। तो उसमें हम बाइंडर जो डालते हैं ताकि वो बारिश में भी विथस्टैंड रहे, गर्मी पड़े, मौसम नम मौसम हो, ठंडी पड़े, लेकिन पेंट पे कुछ असर ना हो, इसलिए बाइंडर या एज अ बाइंडर हम लैक को इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमारी शेलैक की बात हुई। अब बात करते हैं सीड लैक या फिर ग्रेन लैक की। अब इसको सीड लैक और ग्रेन लैक क्यों कहते हैं? इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो साइज़ है, एक सीड की तरह दिखता है। ऑफ कोर्स ये आपको अनार के सीड की तरह दिख रहा होगा। अब सर ये कुछ कहेंगे सर, ये जो पपाया वाली जो जेली आती है ये उसी की तरह भी दिख रहे हैं, तो ये उसके तरह नहीं दिख रहे हैं। तो ये सीड कहते हैं, या फिर इसको ग्रेन लैक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका साइज़ ठीक ग्रेन की तरह भी होता है। तो ये नाम सीधा साइज़ से दिया गया है। अब सीड लैक और बटन लैक, ये जो नाम है ये दिए गए साइज़ से। अब पिछले जो दो नाम दिए गए थे, एक स्टिकी लैक जो स्टिक से आता है, और शेलैक जो कि प्रोसेस प्रोडक्ट है स्टिकी लैक का, वो नाम अलग थे। ये दो नाम ऑन द बेसिस ऑफ शेप दिए गए हैं, सीड लैक और ग्रेन लैक। अब इसको कैसे तैयार किया जाता है? देखो, सारे लैक बनाने के लिए सबसे बेसिक प्रोडक्ट है हमारा स्टिकी लैक। वो एक रॉ मटेरियल है। अब इसी रॉ मटेरियल को जब हम क्रश करेंगे, उसका एकदम
उसके जो पार्टिकल, उनको फाइन पार्टिकल में जब बनाएंगे उसको छलनी में डालेंगे, सीव करेंगे, उसको छान लेंगे, उसके बाद इसको वॉश करेंगे, जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो निकल जाएंगी। इम्प्योरिटीज़ निकल गए, हमारी रिमूव हो गई। उसके बाद हम उसको ड्राई करेंगे, एकदम शेड में ड्राई करेंगे ताकि उसका रेड कलर ना जा सके। उसके बाद हम इसको विनो करेंगे, यानी कि जो भी हल्के फुल्के उसमें इम्प्योरिटीज़ बची होंगी वो भी निकल जाएंगी। उसके बाद इसको हम अगेन सीव करते हैं, इसको अगेन छलनी में डालेंगे तो सारी इम्प्योरिटीज़ और भी फाइन हो जाएगा। और जब एक सेमी रिफाइंड प्रोडक्ट में जब तैयार हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सीड लैक। सीड लैक इज अ सेमी रिफाइंड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम स्टिकी लैक बाय प्रोसेसिंग ऑफ सीविंग, वॉशिंग, ड्राइंग एंड विनोइंग। इसको हम कहते हैं सीड लैक। अब उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, अब उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होंगी, जैसा कि मैंने कहा, एक इंसेक्ट की बॉडी में बहुत सारी डर्मल ग्लैंड होती है, उसमें से उसने लैक सीक्रेट कर दिया, चलो ये उसकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग हो गई। अब उसके आगे का जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, थोड़ा सा पेन बदल के देखते हैं, शायद आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। थोड़ा कोई और कलर ट्राई करते हैं, येलो वाला। उसके आगे एक ओपनिंग, यहाँ पर एक ओपनिंग करता है इंसेक्ट। अब इंसेक्ट जब ओपनिंग करेगा तो देखो उसकी बॉडी की मूवमेंट होगी, और उसकी बॉडी की मूवमेंट के लिए उसके अंदर जो पहले जब वो निम्फ था, जो भी उसने खाया है, उसके पेट के अंदर होगा। अब जब वो मूवमेंट करेगा, कुछ एनर्जी चाहिए तो वो उसी कार्बोहाइड्रेट को बर्न करके अपनी एनर्जी लेगा और कुछ फीकल मैटर इसके अंदर छोड़ देगा। जब भी अडल्ट मेल इमर्ज होगा, वो अपनी बॉडी को स्ट्रेस करेगा ताकि वो इससे बाहर निकल पाए, और इसी स्ट्रेस करने के चक्कर में उसका फीकल मैटर इसके अंदर रह जाता है। इससे हमारी क्वालिटी डाउन हो जाती है। लेकिन अगर हमने इस इंसेक्ट को बाहर निकलने से ही रोक दिया, मान के चलिए हमको इसको बाहर नहीं निकलने देना है, हमको ये इंसेक्ट इसके अंदर ही चाहिए, तो हम इसको ऐसे ही उठाएंगे, इसको बाहर नहीं निकलने देंगे और इसको हम क्रश करेंगे, वॉश करेंगे, ठीक जैसे प्रोसीजर हमने सीड लैक में करी थी वही प्रोसीजर करेंगे। और ये जो डेड बॉडी है, उसकी जो डेड मरी हुई बॉडी है वो अंदर ही रहेंगी। अब उसकी बॉडी से एक क्रिम्सन रेड कलर की इंक निकलती है। अब जब भी हम उस डिकेइंग इंसेक्ट को, जब मरा हुआ इंसेक्ट उसके अंदर है, उस डिकेइंग इंसेक्ट को वाटर में डालेंगे तो वाटर को लाल बना देगा। उसको हम कहेंगे लैक डाई। जो भी रेड कलर उसकी बॉडी की डाई होने की वजह से, डेड होने की वजह से निकला है, उसको हम कहेंगे लैक डाई। अब देखो, एक इंसेक्ट को मारना, उसको डाई करना और उसकी डाई से डाई निकालना, इसको हम लैक डाई कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ डाई फ्रॉम द डेड इंसेक्ट, इसको हम लैक डाई कहेंगे। अब देखो, इसकी साइज जो होती है वो 10 मैश होती है। अब आप जिस भी क्लास में हैं, जिस भी कोचिंग में हैं, या फिर आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, अगर आप छोटे छोटे सवाल खुद से नहीं पूछेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में दिक्कत देगा। अब जैसे कि यह कंसेप्ट है 10 मैश की, तो मैश क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैटर करते हैं आपकी सिलेक्शन के लिए। यहाँ नहीं तो आपको भविष्य में, मान के चले आपका एफओ का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भविष्य में आपको कुछ ना कुछ तो करना है ज़िंदगी में। मान के चले आपने कल लैक की इंडस्ट्री खोल दी, तो ऐसे में आपको कंसेप्ट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने टीचर से ये पूछने में असमर्थ है, सर हमको 10 मैश का मतलब समझाइए, या फिर आप खुद से पूछने में असमर्थ हैं, तो मैं कहूँगा आपकी तैयारी गलत डायरेक्शन में जा रही है। छोटी छोटी कंसेप्ट जो होती है, जैसे कि लैक डाई क्या होता है, सेमी रिफाइंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, सीविंग क्या होता है, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपने प्रिपेयर नहीं की तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के बहुत दिक्कत देती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर इतना बारीकी से ध्यान दें कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन जितने भी आपने अटेम्प्ट किए हैं वो गलत ना हो। अब मैं खुद की बात बताता हूँ, मैंने लगभग 45 अटेम्प्ट किए थे मेंस में, जब मैंने 2023 में मेंस दी थी। उसके बाद मेरे 45 में से 3 गलत हो गए थे, और मेरे कुछ शायद 38-39 के समथिंग मार्क आए थे, जो भी निगेटिव होकर। तो इतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। तो इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी कैसे आती है, तो इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी आती है केवल और केवल आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो तब। तो कंसेप्ट स्ट्रांग होने के लिए आप खुद से पढ़िए, या फिर कोई ऐसा बंदा पकड़िए जिसके कंसेप्ट स्ट्रांग हो। तो वापस आते हैं हमारे सीड लैक पर। सीड लैक, उसकी साइज़ 10 मैश होती है। अब ये मैश क्या होता है, ये आपके एक सीविंग का, आपकी छलनी का एक यूनिट होता है। ये पार्टिकल की साइज़ दिखाता है, पार्टिकल की साइज़ नहीं, ये दिखाता है आपकी
जो आपकी छलनी है, छलनी का जो भी उसके अंदर जो भी छेद होते हैं, छोटे छोटे जो भी छेद होते हैं जहाँ से हमारा प्रोडक्ट बाहर आता है, उस साइज़ को हम कहते हैं मैश। मैश को हम जाली भी कह सकते हैं। जाली मतलब जो जाल होता है, जाल के अंदर जो भी छोटे छोटे छेद होते हैं, उसका एक यूनिट है मैश। तो 10 मैश जितना पार्टिकल साइज होती है हमारे सीड लैक या फिर हम कहें ग्रेन लैक की, यानी कि बहुत पतला होता है। अब बात करते हैं बटन लैक की, जो कि हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले पेन का साइज पेन का कलर बदल ले। तो देखो बटन लैक क्या होता है। अब सिंपली बटन लैक कुछ नहीं होता है। जब हम सीड लैक है या फिर ग्रेन लैक को हम केक का शेप दे दें या फिर बटन का शेप दे दें, जो भी आपके बड़े वाले कुर्ते होते हैं जो कि आप शादी वादी में पहनते हैं, तो उसी बटन के शेप के अगर हमने सीड के लैक को अगर उस तरीके से मॉडिफाई कर दिया, या फिर आपने जो कप केक खाए होंगे, हालांकि बहुत कम लोग कप केक खाते हैं, नहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा भी खा लेते हैं, उसमें कोई बात नहीं। तो जो कप केक होते हैं ठीक उसी तरीके से इनका शेप होता है, इसलिए इनको बटन शेप के होते हैं या फिर केक शेप के होते हैं, इसके लिए हम उनको बटन लैक कहते हैं। अभी बटन लैक बनता कैसे है, जब हम ऊपर वाले सीड लैक या फिर ग्रेन लैक की मोल्टिंग करेंगे, उनको मोल्टिंग करके एक स्पेसिफिक शेप में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके बनता है एक बटन लैक। अब ये बटन लैक कहाँ इस्तेमाल होता है, अब ये फ्रेंच पॉलिशिंग। अब देखो फ्रेंच पॉलिशिंग कहाँ इस्तेमाल की जाती है। फ्रेंच पॉलिशिंग जो भी वुडन आर्ट होते हैं, अगर आप कभी भी न्यूज़ पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि इस कारीगर ने छोटी सी लकड़ी पर बना दिए सावरकर की तस्वीर बना दी या फिर गांधी जी की तस्वीर बना दी। उन फाइन आर्ट को अगर हम और ज़्यादा पॉलिश करना चाहते हैं और ज़्यादा बढ़िया बनाना चाहते हैं तो उनके लिए फ्रेंच पॉलिशिंग। अगर आप कभी राजस्थान गए हैं, राजस्थान की में जो महलों में जो पेंटिंग की गई है, तो वो पेंटिंग इतनी फाइन कैसे है, उन पर भी फ्रेंच पॉलिशिंग की लेयर चढ़ी हुई है। उसके बाद फ्लोर फिनिशिंग। फ्लोर फिनिशिंग क्या होता है, देखो फ्लोर फिनिशिंग, अगर आप एकदम अमीर आदमी हैं तो आप घर के ऊपर एक लैक की फिनिशिंग करवाएंगे, जो लैक की फिनिशिंग इतनी बढ़िया होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो ये फ्लोर फिनिशिंग में भी काम आ सकता है। उसके बाद टफ एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस फिनिशेस। अगर आपने वो दरवाजे देखे होंगे जो एकदम पुराने ज़माने के, यानी कि जैसे आप कभी गढ़ किले पर गए होंगे या फिर किसी महल में गए होंगे, उसमें जो फिनिशिंग चढ़ाई जाती है वो हमारे बटन लैक से आती है। उसके बाद सीलिंग मटेरियल, जब भी गवर्नमेंट कोई रेड डालती है तो वहाँ पर वो जो ठप्पा लगाते हैं अपना, अगर आपने अक्षय कुमार की स्पेशल 26 मूवी देखी है तो वो जहाँ पर भी जाता है, जहाँ भी रेड करता है, पैसे बंद करता है एक पेटी में और तुरंत उस पर एक ताला लगाता है, ताले के ऊपर कपड़ा लपेटता है और उसके ऊपर एक मोहर मारता है रेड कलर की। तो वो रेड कलर कहाँ से आता है, हमारे बटन लैक से आता है। जो भी वो जो मटेरियल है वो हमारा बटन लैक होता है। तो एक सीलिंग मटेरियल है, सीलिंग मटेरियल जो भी सील मारने के काम आता है हमारी। जब भी आप बैंकर बनेंगे, आप एएफओ बनेंगे, किसी दिन आपके भी पास ऐसी एक दुविधा आ सकती है या फिर ऐसा कैसा आ सकता है कि जहाँ आपको बोरोर की प्रॉपर्टी सील करने का मौका मिले, तो इस मौके को आपको गंवाना नहीं है। आपको बताना है, आप जब भी जाएंगे तो अपने हाथों से कोशिश करिएगा कि आप उस प्रॉपर्टी पर सील लगाएं, वो भी आपके बैंक का, जो भी बैंक में आप जाएंगे। तो देखो ये भी कि आपके पास अंदर एक करेज होना चाहिए। देखो सर हमने बीएससी एग्री करा है, हमको पता है इसमें बटन लैक होता है। बटन लैक जो हमने पढ़ा है इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो आप लगा रहे हैं, जो रेड मोहर लगा रहे हैं उस पर बटन लैक है। मैनेजर कहेंगे भाग, ये तो मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी एएफओ हूँ। उसके बाद बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। अब हार्वेस्टिंग ऑफ लैक, इसको हम क्रॉपिंग कहते हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं। जैसे कि क्रॉपिंग, हम क्रॉपिंग एग्रोनॉमिक क्रॉपिंग किस सेंस में कहते हैं, जब से हम सोइंग करेंगे, किसी भी क्रॉप की हम सीड सो करेंगे और उसको हार्वेस्ट करेंगे, इसने बीच हमने जितना भी कुछ किया उसको हम कहेंगे क्रॉपिंग। यानी कि हमने सीड बोए और उससे एक इकोनॉमिकल प्रोडक्ट निकाला, और जब भी ये प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ तो हमारी ये क्रॉपिंग कंप्लीट हुई। यानी कि क्रॉपिंग का हम सीधे मतलब यही निकालते हैं कि हमें एक इकोनॉमिकल प्रोडक्ट चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग। किसी भी हमने जो भी चीज़ बो करी है या फिर किसी चीज़ का हमने कल्चर किया है, उससे हमको एक प्रॉपर इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए, तो इसे कहते हैं हमें क्रॉपिंग। तो हम जैसे ही लैक का कल्चर करते हैं
लैक को हम शुरुआत में इनोकुलेट करेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर और उससे अपना रेजिन प्रोड्यूस करवाएंगे और वो रेजिन हम कलेक्ट करेंगे अपने फ्यूचर पर्पज़ के लिए। तो ये हो गई क्रॉपिंग। अब इसमें भी क्रॉपिंग या फिर हार्वेस्टिंग दो तरीके से होती है, एक इमैच्योर हार्वेस्टिंग और दूसरी होती है मैच्योर हार्वेस्टिंग। पहले हम समझते हैं इमैच्योर हार्वेस्टिंग क्या होता है, उसके बाद समझेंगे मैच्योर हार्वेस्टिंग क्या होता है। अब इमैच्योर हार्वेस्टिंग को हम कहते हैं प्री स्वार्म्ड लैक। अब देखिए हम फिर से उसी कंसेप्ट पे जाते हैं, स्वार्मिंग। अगर स्वार्मिंग आपको वहाँ समझ में नहीं आया है तो आई होप आपको यहाँ पक्का समझ में आएगा। देखो स्वार्मिंग, अब स्वार्मिंग वहाँ मैंने क्या कहा था कि भाई जब भी नीम्फ अपने ककून को तोड़ के जब वो मेल बनता है या फिर अडल्ट मेल बनता है या फिर अडल्ट फीमेल बनती है तो उसको हम कहेंगे स्वार्मिंग। ठीक है, तो स्वार्मिंग कैसे? अब देखो हमारा एक लैक इंसेक्ट है, सही बात, उसने अपने पूरे शरीर से लैक सिक्रेट करा है। हाँ सर, लैक सिक्रेट करा है उसने, उसके पूरे बॉडी पर लैक की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। जिस तरह हमारे सिल्क को हम सिल्क प्रोड्यूस करता है और पूरी बॉडी पर सिल्क लपेट लेता है, ठीक उसी तरह हमारा लैक इंसेक्ट लैक सिक्रेट करता है और पूरे बॉडी पर लैक लपेट लेता है, अपने पूरे बॉडी पर रेजिन लिपट लेता है। अब सिल्क वर्म और इसमें एक ही अंतर है, जो सिल्क जो होता है वो लूज़ होता है, लूज़ इन द सेंस कि भाई उसके अंदर का जो प्यूपा है वो मूवमेंट के लिए फ्री होता है, मतलब मान के चलिए प्यूपा थोड़ी बहुत मूवमेंट उसमें कर सकता है। लेकिन हमारे लैक वाले केस में ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जो रेजिन होता है वो गमी सब्सटेंस होता है और वो उसके पूरे बॉडी से चिपक जाता है, उसको मूवमेंट करने की थोड़ी सी भी आज़ादी नहीं देता है। लेकिन जैसे ही अडल्ट पैदा होता है, जैसे ही नीम से अडल्ट बनता है तो वो अडल्ट तो चाहेगा भाई एक फ्री ज़िंदगी, एक खुला आसमान। तो उसको भी फीमेल ढूंढनी है भाई, जिस तरह आज तुम ढूंढ रहे हो, जिस तरह तुम तैयारी कर रहे हो। क्यों? बस शादी करने के लिए, क्योंकि तुमको भी पता है अगर पोस्ट नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, बेरोज़गार रह गए तो शादी तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। सारे तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं उनकी शादी हो जाएगी, तुम उनके बच्चों की तरफ देखते रहेंगे, उनके बच्चे तुम्हें कहेंगे मामा आ गए, मामा आ गए। तुम्हारे क्रश के भी, तुम्हारे लवर के भी, तुम्हारे एक्स के भी कहेंगे बच्चे देखो मामा आ गए। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी इस बात पे गौर फरमाएं और पढ़ाई करें, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा पढ़ाई करें और 2025 में अपना सिलेक्शन कंफर्म करें। और इस सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए एग्रो एकेडमी की टीम यहाँ बैठी हुई है, यहाँ बढ़िया से मेंटर है, आपको सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करी जा रही हैं। वापस आते हैं हमारे लैक वाले कंसेप्ट पे। तो देखो ये हमारा लैक हो गया, उसने अपने पूरे बॉडी पे कवर कर लिया है। अब उसको आना है बाहर। ऑफकोर्स आज़ादी कौन नहीं चाहता, सारे लोग आज़ादी चाहते हैं, आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, खास करके लड़कियां। सर आई वांट टू बिकम अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। जब मैंने इंटरव्यू के क्लास लिए थे तब मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई लड़कियां प्रिपरेशन क्यों कर रही है, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट चाहिए। और हमारे लड़के प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं? हमारे लड़कों को चाहिए भाई लड़की, एक शादी हो सके, छोटा सा सुखी परिवार हो, बस इसीलिए हमारे लड़के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखो अब हमारा लैक इंसेक्ट जो है यहाँ से ओपनिंग बनाता है ताकि वो बाहर जा सके। अब हमारा लैक कल्चर ये कहता है या फिर लैक की इंडस्ट्री ये कहती है कि हमें एक सुपेरियर लैक चाहिए। अब सुपेरियर लैक कैसे मिलेगा? अगर ये यहाँ से इमर्ज हो गया तो इसकी जो फीकल मैटर इसके अंदर रह जाएंगे और फीकल मैटर की वजह से इसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, डाउनग्रेड हो जाएगी, इसमें वो बात नहीं रहेगी। तो इसके लिए हमको सुपेरियर क्वालिटी के लिए क्या करते हैं, हम इसको हम यहीं से हार्वेस्ट कर लेते हैं, इसी स्टेज पे हम उसको स्क्रैप कर लेते हैं। यानी कि बिफोर यहाँ से मेल बाहर, ये अडल्ट बाहर जाने से पहले हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे और उसका तुरंत प्रोसेसिंग शुरू कर देंगे, इसकी क्रशिंग, वॉशिंग वगैरह। यानी कि बेसिकली हम करेंगे ये, इसके अंदर जो लिविंग बॉडी है, जो भी लिविंग नीम्फ है या फिर वो अडल्ट बन भी चुका है, तो उसको हम किल कर देंगे, यानी कि उसकी स्वार्मिंग रोक देंगे हम। स्वार्मिंग क्या? स्वार्मिंग जो हमने चीज़ पढ़ी थी क्या, नीम से अडल्ट बनने की प्रोसीजर, उसको हम स्वार्मिंग कहते हैं। यानी कि हम उसको अडल्ट को बनने से पहले ही मार देंगे। तो हमने इसके लिए करना क्या है, बस जो भी स्टिक पे हमारा लैक है उसको लाना है, तुरंत स्क्रैप करना है या फिर तुरंत उबलते हुए पानी में डाल देना है। इससे होगा ये हमारा इंसेक्ट मर जाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं प्री स्वार्म लैक। प्री स्वार्म लैक, यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद उसको कहते हैं यंग लैक। यंग लैक क्यों? क्योंकि अडल्ट अभी तक जो नीम्फ है वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो चुका है ताकि वो एग्स ले कर सके या फिर मेटिंग कर सके।
तो इसके लिए हम इसको यंग लैक भी कह सकते हैं। इसको हमने उसी स्टेज पे मार दिया, नीम की जो थर्ड इंस्टा है अडल्ट बनने से पहले, थर्ड इंस्टा पे हमने इसको मार दिया, इसलिए इसको यंग लैक भी कह सकते हैं। अर्ली स्टेज लैक, अर्ली स्टेज, नो डाउट ये दोनों चीज़ें आपको एक जैसी ही है, इसमें इसके एक्सप्लेनेशन में कोई अंतर नहीं है, बस इसका नाम अलग है, अर्ली स्टेज लैक और यंग लैक एक ही चीज़ के नाम है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही है। अब प्री स्वार्म या फिर इसको कह सकते हैं हम अनस्वार्म लैक, दोनों भी चीज़ें एक ही हैं, बस इंग्लिश की स्पेलिंग में डिफरेंस है। इनके पीछे जो कंसेप्ट है, इनके पीछे जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज है, वो सेम है। अब हम ये जो लैक कलेक्ट करते हैं यानी कि बिफोर स्वार्मिंग, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ईरी लैक। ईरी लैक जो होता है वो सुपेरियर क्वालिटी का लैक होता है, हायर क्वालिटी का लैक होता है। मैच्योर जो हमारा रेजिन होता है, मैच्योर जो हमारा लैक होता है, उससे भी सुपेरियर क्वालिटी का लैक ईरी लैक होता है। अब जब भी हमको ईरी लैक प्रोड्यूस करना हो तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप उसको पलाश से लें। पलाश, आपका पलाश जो ट्री है, बुटिया मोनोस्पर्मा, बुटिया मोनोस्पर्मा से आप ये लैक कलेक्ट कर ले या फिर उसी पर उसका रेयरिंग कर लें। ये होता है हमारा ईरी लैक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा मैच्योर लैक। तो देखिए मैच्योर लैक होता क्या है। अब देखो कोई भी लैक, ऐसा लैक जो हम करेंगे आफ्टर स्वार्मिंग, यानी कि वो नीम अब अडल्ट बन चुका है और उस घोंसले से, उस सेल से बाहर निकल चुका है, इसको हम कहेंगे मैच्योर लैक। अब इसको हम कहेंगे स्टिक लैक। देखो स्टिक, वो अल्टीमेटली स्टिक पे ही चिपका होना है उसे, तो इसको हम स्टिक लैक कहें या फिर कुछ और कहें, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका ये जो नाम है फंकी लैक, ये बहुत मैटर करता है। अब ईरी लैक एंड फंकी लैक, ये कंसेप्ट आपकी अगर परफेक्ट है तो मुझे नहीं लगता इसकी बात भी कोई अगर आपको कॉन्सेप्ट याद करने की ज़रूरत है। ईरी लैक यानी कि जो मैच्योर लैक है, फंकी लैक जो मैच्योर लैक है, ठीक। अब ये इन्फीरियर क्वालिटी का होता है क्योंकि इसमें स्वार्मिंग हो चुकी है, उसमें फिकल मैटर आ चुका है। इसके बाद ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये शेलैक प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, डाई प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। देखो स्वार्मिंग होती यह है कि नीम से अडल्ट बना, तो अडल्ट तो बेसिकली उसी में ही है, तो उसका इस्तेमाल हम डाई प्रोडक्शन भी के लिए भी करेंगे। उसके बाद ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ट्रेडिशनल मेडिसिन, मुझे एग्जैक्ट बीमारी तो याद नहीं आ रही जिस पर हम मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसके अंदर लैक की जो टैबलेट है उसको हनी के साथ लिया जाता है। उसके बाद फूड एडिटिव्स, इसका जो रेड कलर है वो एडिबल कलर है, तो इसको हम एज अ फूड एडिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको एज अ बेस प्रोडक्ट इस तरह इस्तेमाल कर सकती है। अगर आपने खांसी की जो दवाई आती है उसमें देखा होगा, उसमें अल्कोहल एज अ बेस प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आप कितने भी बड़े धुरंधर हो, अगर आप कितने भी बड़े ये माल जपने वाले हो, कितने भी भगवान के भक्त हो, अगर आपने कोई भी खांसी वाली दवाई पी है तो आपने, मेरे भाई, आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है। तो ये नहीं सोचिएगा कोई पवित्र आत्मा ऐसी मिल जाएगी जिसने अल्कोहल अब तक नहीं पिया हो। तो आप अल्कोहल बचपन से ट्राई कर चुके हैं। जब आपको बचपन में पहली बार खांसी हुई होगी, जब आपने पहली बार खांसी की दवाई ली होगी, तब आपने अल्कोहल पिया होगा। तो सारे शराबियों आगे बढ़ते हैं। ये वुड वर्किंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। वुड के ऊपर जो फिनिशिंग दी जाती है इसी से दी जाती है। कॉस्मेटिक्स, अब कॉस्मेटिक्स जो लिपस्टिक, लाल लिपस्टिक, लाल लाल तेरे होठ, उस पर भी मैच्योर लैक होता है। उसके बाद फाउंडेशन जो क्रीम आती है जो कि काली लड़की को सीधा गोरा बना देती है, चुड़ैल को सीधा परी बना देती है, वहाँ पर भी मैच्योर हार्वेस्टिंग इस्तेमाल की जाती है। मैच्योर हार्वेस्टिंग नहीं, मैच्योर लैक, आपका जो फंकी लैक है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे, अब देखिए बात करते हैं इसके होस्ट प्लांट की कि कहाँ कहाँ इसको कौन से प्लांट इसके लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि हमने देखा कि सेरिकल्चर में मलबेरी सिल्कवर्म, उसके लिए मलबेरी ज़रूरी है। मुगा सिल्कवर्म यानी कि मुगा गोल्डन, उसके लिए सोम और साड़ू के प्लांट ज़रूरी है। उसके बाद ईरी सिल्कवर्म यानी कि जिसको कैस्टर के प्लांट ज़रूरी है। और टस्सर सिल्कवर्म जिसको कि हम कह सकते हैं ओक या फिर अर्जुन के लीव ज़रूरी है। उसी तरीके से हमारा जो केरिया लैका है या फिर लेसिफेरा लैका है, जो लैक इंसेक्ट है, उसके लिए कौन कौन से होस्ट प्लांट ज़रूरी है, जिससे कि हम ये तय कर सके कि हमको किस तरीके का लैक निकालना है। तो देखो मेरे भाई, जो पलस होता है, जो पलाश का ट्री होता है,
उसको हम कहते हैं बूटिया मोनोस्पर्मा। वो सबसे बढ़िया प्लांट होता है एक सिल्क की रेयरिंग करने के लिए, सॉरी सिल्क की नहीं, लैक की रेयरिंग करने के लिए। उसके बाद कुसुम और बेर। अगर ये तीनों में से कोई सी भी प्लांट पर अगर आप लैक का कल्टीवेशन कर रहे हैं, लैक का कल्चर कर रहे हैं, तो ये सबसे सुपीरियर लैक होता है। अब उस इन सुपीरियर लैक में भी अगर वो कुसुम का लैक है, स्कोलेरा ट्राइजुगा का लैक है, तो वो सबसे हायर प्राइस फेच करेगा, यानी कि पैसा ही पैसा होगा। अब बेर वाला जो लैक है, बेर का क्या नाम साइंटिफिक नाम है, जिजुपस म्यूरिचियाना। अब म्यूरिचियाना का स्पेलिंग आप देख लेना, मेरी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है। उसके बाद प्लस का बूटिया मोनोस्पर्मा मैंने तो वो पहले ही बता दिया। उसके बाद हमारा खैर है, खैर, अब तुम्हारी खैर नहीं, वो वाला खैर नहीं, खैर का जो प्लांट आता है वो वाला खैर। फिग, अंजीर, जल्लारी, ग्रेविया, घोंट, तुम्हारी जो तूर है, पिजन पी, वो भी इसमें काम आती है। बबूल, अब देखो बबूल में जो सुबबूल है वो उसके लीव्स टेंडर होते, केवल वही इस्तेमाल की जाती है, तो इसका इस बात पे ध्यान रखें। अब देखो, अब इसमें एक टर्म होती है इनोकुलेशन। अगर मान के चलिए मेरे पास बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे, मुझे अब जैसे कि मध्य प्रदेश में मान के चलो इसकी खेती हो रही है और मुझे इसकी खेती कर्नाटका में करनी है, तो मुझे यहाँ से कुछ लैक इंसेक्ट ले जाने होंगे कर्नाटका में। तो मैं क्या करूँगा, इस पेड़ से एक ब्रांच काट लूँगा। एक ब्रांच मैंने यहाँ से काट ली, मैंने एमपी से एक ब्रांच काट ली और मुझे जाना है कर्नाटका। तो मैंने ये ब्रांच जाके कर्नाटका में, मेरा पलस का ट्री हो गया, फिर मेरे पास बेर का ट्री है, मैंने उस पर जाके एक बांध दी, तो ये हो गया उसका इनोकुलेशन, यानी कि इसको मैंने इंट्रोड्यूस किया बेर वाली ट्री पे। ये तो होगा हमारा आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। मैंने खुद के प्रॉफिट के लिए वहाँ से लैग लाया और इसके ऊपर टाई कर दिया, आर्टिफिशियली मैंने इसको इनोकुलेट कर दिया। इसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। अगर मान के चलिए एमपी का एक स्टेट है इंदौर, उसके पास का भी अगर कोई स्टेट होगा, अगर नहीं, सॉरी स्टेट नहीं, जिला उज्जैन, तो अगर मुझे इस स्टेट से, अगर एमपी के इंदौर से उज्जैन में कुछ इंसेक्ट उड़ के चले जाते हैं, लैक के इंसेक्ट, तो ये भी इनोकुलेशन हुआ मेरे भाई। कि यहाँ से वो बेर के, जहाँ यहाँ से एक बेर का पेड़ था एमपी में, इंदौर में, तो उस पे वो मैच्योर हो गए और उज्जैन में उड़ के चले गए। वहाँ भी दूसरे बेर के पेड़ पर जाके उन्होंने नया घर बसा लिया, यानी कि फीमेल वहाँ पर चली गई, वहाँ पर एक नई लाइफ साइकिल शुरू हो गई। तो इसको हम कहते हैं, इसको भी हम कह सकते हैं नेचुरल इनोकुलेशन। तो ये तो हुई इनोकुलेशन की बात। तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो हमने देख लिया आज के सेशंस में। तो फिर से रिवाइज करते हैं हमारा आज का सेशन, हमने आज क्या क्या देखा। तो हमने शुरुआत करी लैक कल्चर में। लैक के हमने लैक देखा कि लैक कल्चर क्या होता है, रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ लैक इंसेक्ट। उसके बाद हमने देखा कि लैक क्या होता है, एक रेजिनियस सब्सटेंस होता है जिसके अंदर डाई और वैक्स, ये भी सब्सटेंस होते हैं। उसके अलावा हमने देखा लैक इंसेक्ट के बारे में, लैक इंसेक्ट के बारे में जाना, लैक इंसेक्ट क्या होता है, वो इंडिया में हमारा प्लेस, लैक प्रोडक्शन में हमारा प्लेस क्या है, उसके माउथ पार्ट के बारे में जाना, उसकी टेक्सोनॉमी देखी, उसके नाम के बारे में जाना। उसके बाद हमने जाना एक्स के बारे में, नीम के बारे में, अडल्ट के बारे में, हमने स्वार्मिंग देखा, हमने क्राउलर देखा। इसके बाद हमने लैक प्रोडक्शन होता कैसे है, फीमेल मेल में क्या डिफरेंस है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किससे आता है, फीमेल इज़ द चीफ प्रोड्यूसर। उसके बाद हमने देखा कि वो बॉडी पार्ट्स लूज़ कर देते हैं। इसके अलावा हमने लैक का कंपोजिशन देखा, बेसिकली लैक बना किस चीज़ से होता है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लैक देखे कि लैक के कौन कौन से टाइप है, उन लैक के टाइप्स को हमने डिटेल में पढ़ा, स्टिक लैक, शे लैक, उसके बाद सीड लैक हो गया, हमारा बटन लैक हो गया, इन सब को हमने डिटेल में जाना। उसके आगे हमने देखा लैक के हार्वेस्टिंग, मैच्योर हार्वेस्टिंग, इमैच्योर हार्वेस्टिंग। हमने इसमें इरे लैक के कंसेप्ट समझ ली, पलाश क्वालिटी किसकी हायर है। इसके अलावा हमने देख लिया कि इन्फीरियर लैक कौन सा होता है, मैच्योर हार्वेस्टिंग वाला जो लैक है वो कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है, होस्ट प्लांट के बारे में हमने जाना। इसके अलावा हमने इनोकुलेशन के बारे में जाना। तो ये आज के लैक के लेक्चर में इतना ही। इसके अलावा इसमें बचा क्या है, हमारे दूसरे लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो कहाँ चल रहा है हमारा पेन, हाँ यहाँ चल रहा है, पेन ठीक ठाक है। तो इसके हम करंट सिनारियो देखेंगे कि भाई हमारे इंडिया में कहाँ, कौन सा स्टेट आगे है, कौन सा स्टेट पीछे है,
इसके लिए हमारी गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव हैं, इसके अलावा इसका हमारे जेम पोर्टल पे क्या प्राइस चल रहा है। जेम पोर्टल अगर आपको पता नहीं है तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस करके एक पोर्टल है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैंने ऐड करी है, तो आपको जो नेक्स्ट पीपीटी में देखने को मिलेगी, नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगी। तो आज का लेक्चर यहीं पर अप करते हैं और बात रही हमारे 2024-25 के एओ के कोर्स की। तो देखो ये कोर्स हमने लॉन्च किया है लगभग 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से हमारा कोर्स शुरू होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हैं। हम प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी और इंटरव्यू का कंप्लीट गाइडेंस बैच देंगे। एक मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसमें आपके मॉक टेस्ट तो है ही है, आपकी वीडियो लेक्चर भी है, लेकिन इसके अलावा आपको नया क्या मिलेगा। हमारी एक पेडॉन की एक बुक आ रही है। इसके अलावा हमारे नोट्स जो है, PDF नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल होंगे हमारे पोर्टल पर, उसको आप ज़रूर से चेक करें। इसके अलावा आपके लाइव सेशंस होंगे जिसमें हम आपके डाउट क्लियर करेंगे, यानी कि पूरे अगर जितना आपने हफ्ते में पढ़ा है, आप सैटरडे संडे के लाइव सेशंस में आप उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे और इसके बारे में आपके डाउट्स जानेंगे। और मंडे माइंडसेट और सैटरडे रिव्यू, ये हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है। तो ये हमारा बैच आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। इसकी प्राइस हमने लिखी है केवल 1499 रुपये। 1500 रुपये में आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। तो आज का सेशन से ही रैप अप करते हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है। स्टे हेल्दी। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।